एपिसोड 4 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पार्ट 3 खत्म हुआ था, यानी कि हेन वो अपनी वाइफ यानी कि हेन को डिवोर्स पेपर देने के लिए आया था। पर उसे ही बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब सिर्फ 3 महीने की मेहमान है, यानी कि 3 महीने के बाद वो मरने वाली है। हेनवो को तो समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, पर तभी हेन कहती है तुम मुझे क्या बताने वाले थे। हेनवो तो हेन को सीधे सॉरी बोल देता है और कहता है मुझे माफ कर दो आज के लिए और बाकी सारे दिन के लिए जब मैंने तुमसे रूडली बात किया। अब से मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। हेन तो उसकी बात गौर से सुन रही थी। अचानक से हेनवो का चेहरा रोने जैसा हो जाता है और वो कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम सिर्फ अब 3 महीने रहोगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। हेनवो जब बहुत ही ज्यादा सैड होता है तो उसकी वाइफ पूछती है, यानी कि हेन पूछती है क्या तुम वाकई में सीरियसली बोल रहे हो। इसके बाद तो हेनवो हेन को तुरंत सॉरी बोल लगता है और गले लगा लेता है और उसके बाद बोलता है आई लव यू हेन। जिसके बाद हेन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे पूछती है क्या तुम वाकई में मेरे बिना नहीं जी सकते हो। जिस पर हेनवो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तो फिर हेन कहती है तो फिर ठीक है तुम भी मेरे साथ मर जाना। हेनवो तो तुरंत उसको गले लगाने से हटता है और कहता है ये क्या कह रही हो तुम। वही हेन कहती है तुमने ही तो भी जस्ट बोला था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर ठीक है तुम मेरे साथ ही मर जाना। फिर हेनवो कहता है देखो मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। हेनवो कहता है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जिसके बाद तो हेन उसको घूर कर देखने लगती है। हेनवो तो काफी ज्यादा डर रहा था और वो डरते डरते कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। हेन बताती है कि हाँ ऐसा पहले जमाने में होता था। उस टाइम एक प्रथा थी जिसे सुंगजंग कहा जाता था। अगर कपल में से किसी की भी मौत हो जाए तो फिर उनको साथ में ही जला दिया जाता था। फिर हेनवो तो काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है पहले तो हेन बिल्कुल भी मजाक नहीं किया करती थी, इसका मतलब ये सीरियस है। जिसके बाद हेनवो तो फिर बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है क्या ये मुझे भी अपने साथ लेकर चली जाएगी, या कि हमारे मरने के बाद तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो और उस टाइम में हमारा झगड़ा भी नहीं होगा। ये कहने के बाद हमारा हेनवो तो मुस्कुराने लगता है और अपनी वाइफ से कहता है हे तुम वाकई में अब बहुत ज्यादा मजाक करने लगी हो, क्योंकि इतने सीरियस सिचुएशन में भी तुम मजाक कैसे कर सकती हो, तुम तो कभी नहीं करती थी। जिसके बाद हेन कहती है तुम्हें ये मजाक लग रहा है, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। हेनवो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है क्या तुम वाकई में सच बोल रही हो। जिसके बाद हेन कहती है मैं तुम्हें तो बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज दिखावा करना बंद करो। अब जाके हेनवो को थोड़ा चैन मिलता है, वरना वो तो सोच रहा था तेरा टिकट कट गया भाई। फिर हेनवो अपनी वाइफ को सोफे पर बैठाता है और पूछता है मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हें डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। ये कहने के बहाने हेनवो तो डिवोर्स पेपर को भी छुपा देता है। फिर हेनवो कहता है क्या तुम्हें वाकई में मरने में 3 महीने लग जाएंगे। सॉरी मेरा मतलब था कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं जीने के लिए। फिर हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जो कि आज के दोपहर का था। जिस टाइम हेन को डॉक्टर का फोन आया था जब उन्होंने उसको बुलाया था हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, वरना तुम के पास आती है और उससे बोलती है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जिसके बाद हेन वो तो उसे तुरंत ही मना कर देता है। फिर हेन कहती है अभी तक तो मैंने बताया भी नहीं कि हमें जाना कहाँ है और तुम मना कर रहे हो। हेन वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं बस तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। ये चीज तो उससे चिल्ला करके बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हेन भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि हेनवो ने आज से पहले कभी भी ऑफिस में इस तरह की बात उससे नहीं कहा था। हेन तो जाती है हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में जा ही रही होती है, वो अपना घड़ी देख रही होती है, तभी उसे इल्यूजन आने लगते हैं। उसको ऐसा फील हो रहा था कि मानो वो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पे पहुंच चुकी हो जहाँ पर बर्फ ही बर्फ था। फिर अगले ही पल कुछ सेकंड के बाद वो डॉक्टर को देख पाती है। हेन डॉक्टर के कैबिन में तो पहुंच चुकी होती है, पर उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई और कब आई। थोड़ी देर पहले ही अभी तो वो हॉस्पिटल के गेट के पास थी और तुरंत ही डॉक्टर के पास कैसे आ गई। फिर वो डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर मैं यहाँ पर कब से बैठी हुई हूँ। वो बोलती है कि अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैं हॉस्पिटल के गेट के पास थी, तुरंत आपके कैबिन में कैसे पहुँच गई हूँ। मुझे हो रहा है मानो जैसे मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, क्या आप बताएंगे मेरे क्या हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर से पूछते हैं क्या तुम्हें कभी ऐसा फील होता है मानो तुम कहीं और पे हो, कुछ हो रहा हो। जिसके बाद डॉक्टर हैं क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले हो चुका है। जिसके बाद हेन जवाब देती है कि डॉक्टर मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ना कि मुझे कभी कभार बहुत तेज हेडेक होता है, मैं कभी कभी तो बहुत सारी चीजों को भूल जाती हूँ। इसके बाद हेन याद करती है कि ऐसा उसके साथ पहले भी कई बार हो चुका है। वो एक दिन का याद करती है जब वो मीटिंग में बैठी होती है, मगर अगले ही पल वो अपने आप को अपने कैबिन के अंदर एक डायरी लिख रही होती है। कभी कभार तो उसको अपने 10 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा यानी कि 30 मिनट 40 मिनट का भी चीज याद नहीं रहता है। 3-4 घंटे पहले की हुई चीज भी याद नहीं रहती है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है जब हेनवो ने उसको हॉल में 1 घंटे बाद बुलाया था बात करने के लिए और हेन अपने रूम में चली गई होती है, यानी कि अपने कैबिन में चली गई होती है। वो बैठकर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका लिपस्टिक गिर जाता है। वो उसे उठा नहीं चाहती है। वो जैसे ही लिपस्टिक को उठाती है वो तो भूल ही जाती है कि आखिर उसे तो हेनवो ने बुलाया था बात करने के लिए।
जिसके बाद वो अपना ऑफिस का सारा काम करने लगती है अपनी कैबिन में बैठ करके। कुछ देर के बाद उसकी सेक्रेटरी आती है। फिर उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आपको तो हिनबू सर से मिलने के लिए जाना था 1 घंटे के बाद। फिर हेन तो तुरंत हिनबू की बताई हुई जगह पर चली जाती है उससे बात करने के लिए, मगर जब तक वो गई थी हिनबू तो वहाँ से चला गया था। फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारे साथ इतनी बार ये चीज हो चुका है तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत टाइम से हो रहा है। फिर हेन बोलती है डॉक्टर मुझे तो लगा था कि मैं शायद सो जाती हूँ या फिर मुझे बहुत तेज नींद आता है या फिर थकावट की वजह से मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ। मुझे तो कभी अपनी बॉडी में दर्द भी महसूस नहीं होता है। मुझे लगा कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। डॉक्टर आप मुझे बताएं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मुझे कुछ हुआ है। फिर डॉक्टर उससे बताते हैं कि तुम्हें एक क्लाउडसाइटोमा है और ये एक बहुत खतरनाक रेयर बीमारी है। पूरी दुनिया में इसके बहुत ही कम केसेस हैं, यहाँ तक कि कोरिया की सबसे पहली लड़की हो तुम जिसे ये बीमारी हो गया है। फिर हेन डॉक्टर को बोलती है क्या मुझे सर्जरी करानी होगी या फिर किसी मेडिकेशन से मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि देखो तुम्हारी बॉडी अभी कैपेबल नहीं है इस सर्जरी के लिए, तुम्हारी कंडीशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। बेसिकली हमें बताया गया है कि इसे बहुत ही रेयर बीमारी हो चुकी है, यानी कि इसे एक ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर से उसकी बीमारी के बारे में कुछ चीजें बता रहे थे, जिसके बाद हेन को तो फिर से इल्यूजन आने लगते हैं। हेन को अचानक अपने आसपास बहुत ही ज्यादा कोहरा दिखाई दे रहा होता है। उसे तो फिर से फील होने लग गया था कि मानो वो एक बहुत ही बर्फीली जगह पे आ चुकी हो। इसे डॉक्टर की तो कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, जब तो उसे बता रहे थे कि उसके ट्यूमर उसके पूरे नर्व सेल्स में पड़ चुके हैं। डॉक्टर इसका टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो रहा है, इसी की वजह से उसे इल्यूजन आते रहते हैं। साथ में तुम्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगी। और रही सर्जरी की बात, वो बहुत ही ज्यादा है रिस्की तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे ये ट्यूमर सेल्स तो तुम्हारे ब्रेन में फैल चुका है। पर हेन को तो कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा था, वो तो अपने इल्यूजन चालो दुनिया में ही खोई हुई थी। तभी डॉक्टर उसका जोर से नाम पुकारते हैं, जिसके बाद में खो जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा घबराहट होता है, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। और उसके साथ ऐसा ये हो करती है और फिर डॉक्टर से पूछती है फिर मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। कोई ऑर्डिनरी पर्सन इससे बचे या ना बचे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आप अपना इलाज बताएं कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, चाहे इसके लिए जितने भी पैसे खर्च हो, बस आप मुझे इसका इलाज बताएं। डॉक्टर उसको बताते हैं कि फिलहाल तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है और तुम्हारी बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जिसके बाद हेन तो डॉक्टर को बोलती है कि आप मुझे बोलना चाहती है कि मैं मरने वाली हूँ। हेन बोलती है कि बचा हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं कि देखो जैसे तुम बहुत तेजी से ब्रेन में फैल रहा है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास लगभग 3 महीने हैं। ये चीज सुनने के बाद हेन को पहली बार डर लगा था। कमिंग बैक टू प्रिजन, हमें हेन और हेनबू को दिखाया जाता है जो आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर हेन तो हेनबू को बोलने लगती है मुझे लगता है वो डॉक्टर पागल हो गया है, वो बिना सोचे समझे मेरे बारे में कुछ भी बोला जा रहा था। फिर हेनबू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ के बेस्ट न्यूरोसर्जन है, तो फिर जरूर उन्होंने सही कहा होगा। फिर हेन बोलती है क्या तुम बोलना चाहते हो कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में कोई चीज पता नहीं है, तुमने कभी मुझे जंक फूड खाते हुए देखा है या फिर कोई पैकेज फूड खाते हुए देखा है। जिसके बाद हेन वो कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं देखा है। फिर हेन कहती है मैं तभी तो बोल रही हूँ, ना तो मैं स्मोक करती हूँ ना ही अल्कोहल लेती हूँ, बचपन से आज तक मैं सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट जूस ही पिया करती हूँ, वो भी बिल्कुल प्योर। मैं हर रोज योगा और मेडिटेशन करती हूँ जिसकी वजह से मैं पूरी फिट रहती हूँ, तो फिर ये बीमारी मेरे साथ हो कैसे सकता है। मैंने अपने आप को बचपन से हेल्दी रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं और न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, पर वो तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। मैं सब चीज करती हूँ हेल्दी रहने के लिए, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो तो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हेन वो तो उसे शांत कराने लगता है और कहता है शांत हो जाओ शांत। फिर हेन कहती है चलो मान लिया कि मुझे बीमारी है, पर मेरी बीमारी का कोई इलाज क्यों नहीं है, डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी वाले टाइम में भी लोग बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आजकल तो लोग चांद पे जा रहे हैं, तो क्या मेरी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। आजकल तो सारी चीजें एआई के थ्रू ही होता है, चाहे मेट्रो की बात कर लो या फिर एटीएम, एआई की वजह से तो सारा काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिर ये लोग मेरे दिमाग से एक छोटा सा ट्यूमर क्यों नहीं निकाल सकते। फिर हेन फिर ठीक है मान लिया तुम्हें प्रॉब्लम है, हो सकता है डॉक्टर से कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो फिर कल हम फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे और पूरी चीज अच्छे से जानेंगे, इसलिए तुम जाओ और अब अच्छे से रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद जब कल होगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। फिर हेन जज नींद आएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज सो पाऊंगी। जिसके बाद हेनवू कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आज सो नहीं पाऊंगा। फिर हमें हेनवू को दिखाया जाता है जो तो बड़े मजे से एकदम चैन की नींद सो रहा था। ये उठने के बाद काफी ज्यादा हैप्पी होता है, यानी कि इसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आज की सुबह ज्यादा अच्छा फील करा रहा था। वो तो गाना गुनगुनाते हुए मिरर के पास आता है। फिर तो उसे हेन की कंडीशन के बारे में ख्याल आता है। वो अपने आप से मिरर देख कर बात कर रहा था कि मुझे ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे इतना गुड लुकिंग नहीं दिखना चाहिए, वरना क्या पता उसका दिमाग खराब हो गया तो वो भी मुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। उल्टा मुझे तो दुखी होना चाहिए क्योंकि हम दोनों 3 महीने के बाद अलग होने वाले हैं और मुझे तो अब डिवोर्स लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये चीजें बोलने के बाद उसके चेहरे पर तो स्माइल आ जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि जब वो मर जाएगी तो उसके बाद मुझे इस फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मुझे अपने आप को सैड दिखाना चाहिए, ना कि हंसता हुआ। फिर वो अपनी खाना इमोशनल हो जाता है
इसके बाद हेन के रूम में जाता है उसको जगाने के लिए, मगर हेन तो सो रही थी और उसका एक हाथ बेड से बाहर था, जिसको देखने के बाद हेन तो डर जाता है। उसको लगता है कहीं ये मर तो नहीं गई, क्योंकि आज तक कभी भी है कि वो इतनी ज्यादा टाइम तक सोती। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि हेन को हुआ क्या है। वो चुपके से उसके पास जाने की कोशिश करता है, फिर उसको हाथ मार करके उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हेन तो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में होती है, जिसकी वजह से वो उठती नहीं है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, जिसके बाद हेन को तो कंफर्म हो जाता है कि गिरता है और उसका हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ तो बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह नीचे गिर गया था। इधर हेन के शरीर में तो कोई हलचल है, जिसके बाद वो तो और भी ज्यादा डर जाता है, कहीं उसे सच में तो कुछ नहीं हो गया है। फिर वो हेन जब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है तो फिर वो उसकी हार्ट बीट को फिर है। वो बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उसकी हार्ट बीट को सुन ही रहा था कि तभी हेन जग जाती है। फिर हेन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हेन को देखता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर हेन पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हेन तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस की वजह से वो अपनी बात को किस कर देता है और वो हेन को कहता है गुड मॉर्निंग बेबी। ये गुड मॉर्निंग किस था। हेन तो उठने के लिए जा रही होती है, जिसकी वजह से हेन तो नीचे ही गिर जाता है। उसको लग रहा था कि हेन तो उसको डांटने वाली। हेन तो कहती है लगता है तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा है। फिर हेन नर्वसली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हेन कहती है तुम्हारा चेहरा भी आज बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। फिर हेन तो अपना चेहरा टच करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हेन अपने बेड से उठ जाती है, जिसको देखने के बाद हेन तो काफी ज्यादा डर जाता है, मगर हेन तो फ्रेश होने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन हेन तो गिरते पड़ते हुए अपने रूम के लिए निकल जाता है। फिर दोनों रेडी होने के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर हेन वॉर्न करते हुए हेन को बोलती है कि देखो मेरे इस कंडीशन के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, और अगर किसी को पता चल गया तो तुम सोच लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी भी मेरे पास 3 महीने हैं। फिर हिंबू कहता है मैं क्यों किसी को कुछ भी बताऊंगा। वैसे तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी इस कंडीशन के बारे में अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताओगी। फिर हिंद कहती है अपनी फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं बताना, क्योंकि मैं अभी 1 ट्रिलियन क्लब की करीब हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि जब क्वींस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम्हारे डैड के बदले डायरेक्टर का पोजीशन तभी मैं तुम्हें सौंपूंगा जब तुम 1 ट्रिलियन क्लब में ज्वाइन हो जाओगी, यानी कि जब 1 ट्रिलियन का सेल करेगी तभी उसे इस पूरे क्वींस ग्रुप का हेड बनाने को उसके पास आ जाएगा। हेनबू कहता है तुम्हारी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम चाह रही हो कि तुम्हारी कंडीशन अभी भी क्वींस ग्रुप के बारे में ही सोचे जा रही हो। फिर हेन कहती है मेरा भाई स्विचुअल वो तो मेरे खिलाफ मौका ही ढूंढ रहा है कि वो मुझे किसी तरह कैसे हरा पाए, और मेरी मॉम वो तो कुछ कम नहीं है। अगर मेरी फैमिली में से किसी को मेरे बारे में पता चला तो वो लोग तो मुझे अपनी फैमिली से निकाल ही देंगे और इस बात पे फाइट करने लगेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, जो कि मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। और वैसे भी सब लोग पैसों के पीछे ही पड़े हुए हैं कि उन्हें तो रिश्ते नाते कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर हिंदू को हेन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी तरीके से हमारे पार्ट 4 का एंड अभी होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा करो यार। देखते हो कुछ कमेंट नहीं करते हो, अगर थोड़ा बहुत भी देख लिया तो पूरा देखा करो ना यार प्लीज। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।